तो आज का हमारा टॉपिक वेव्स से रिलेटेड और थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे वेव्स के क्लासिफिकेशन और वेव्स की करैक्टरिस्टिक के हवाले से। आप लोग वेव्स को मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि वेव्स क्या हैं, वेव्स की टाइप्स क्या हैं, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम उस पूरे टॉपिक को सर्टन पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, हम जब बात करते हैं वेव्स की तो वेव्स को क्लासीफाई किस तरह से किया जाता है, किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एक मीडियम के अंदर वेव प्रोपगेट कर रही है, उसकी बेस पे, पार्टिकल्स की मोशन की बेस के ऊपर, मॉड ऑफ प्रोपगेशन की बेस पे, फिर करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास। अगर लेट से ट्रांसफर वेव है तो किस मीडियम में वो प्रोपगेट करती है, क्यों करती है, ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम वेव को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ वेव, तो आप सब लोग जानते हैं कि वेव इज़ बेसिकली वन ऑफ द मॉड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मॉड मतलब एक जरिया है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। अगर हम अपने मैट्री के टॉपिक को रिकॉल करें कि एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से होती है, तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो मॉड होते हैं। एक होता है बाय मैटर और दूसरा होता है बाय वेव। तो व्हाट इज वेव? वेव इज अ मॉड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसके थ्रू हम एनर्जी को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि वेव बनती क्यों है, वेव प्रोड्यूस क्यों होती है। तो उसका आंसर होगा कि वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्टर्बेंस। वेव डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। और वो डिस्टर्बेंस हम किसी भी तरह से कर दें, जैसे स्ट्रिंग के अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो वेव प्रोड्यूस होगी। साउंड जब एयर में प्रोपगेट करता है तो वो एयर के पार्टिकल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड इन द रीजन। और रीजन का मतलब वो मीडियम है जिसके अंदर हमारे पास वेव प्रोपगेट कर रही होगी। तो यहाँ ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि वेव क्या है, ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और दूसरा वेव प्रोड्यूस क्यों होती है, वेव डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेव किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करती है। अगर हमसे एमसीक्यू पूछा जाए कि वो कौन से हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसको वेव ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि लेट से हमने किसी भी जगह पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ये पॉइंट ए पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी हम कहते हैं वेव ट्रेवल हुई। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी जब वेव ट्रेवल होगी तो वो कौन सी हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांसफर होती हैं। बिल्कुल इसका आंसर हमारे पास है एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी ट्रांसफर होती है और इसके अलावा मोमेंटम ट्रांसफर होता है। क्या हमारे पास मैस ट्रांसफर होता है? क्या हमारे पास मैस ट्रांसफर होगा? तो उसका आंसर होगा नो, मैस ट्रांसफर नहीं होता। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पॉइंट पे रहते हुए डिस्टर्ब होते हैं, कि जिस जगह पर आपके पास पार्टिकल है वो वहीं पर होगा, वो वहीं पर रहते हुए डिस्टर्ब होगा और अपनी एनर्जी को और मोमेंटम को वो नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रांसफर करेगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए क्या मैस ट्रांसफर होता है, आंसर क्या होगा उसका? नो, ओनली एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसपोर्टेड बाय द वेव। और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कि अगर ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है किस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफर करेगी होगी, तो इसी डायरेक्शन में एनर्जी और मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा। क्या वो प्रॉपर्टीज है मीडियम की जो हमारे पास वेव प्रोपगेशन के लिए रिक्वायर्ड है? अगर हमसे एमसीक्यू पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? चार प्रॉपर्टीज हैं। वो चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? नंबर वन इज इलास्टिसिटी। मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। क्या मतलब? कि मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जब वो डिस्टर्ब हों तो उनमें ये प्रॉपर्टी है कि वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ सकें। जैसे हमने पेंडुलम में ये चीज़ की कि पेंडुलम को जब डिस्टर्ब करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारे पास वो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आता है। इसी तरह से हमारे पास अगर ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे प्रेजेंट है और हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इलास्टिसिटी की वजह से उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। और अगर एक मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल उस मीडियम के मूव नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। और अगर पार्टिकल उस मीडियम के डिस्टर्ब नहीं होंगे तो वेव एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करेगी? तो क्या बचे इसकी रीजन है? सो दैट द पार्टिकल्स कैन रिटर्न और कम बैक टू देयर मीन पोजीशन, ताकि वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे या ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सके। जैसे आप स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करो तो क्या स्ट्रिंग में क्रस्ट और टफ परमानेंट डेवलप हो जाते हैं? नो,
क्या स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से स्प्रिंग परमानेंटली स्ट्रेच हो जाता है? नो, वो वाइब्रेट करने के बाद अपनी पोजीशन पे वापस आता है और इसी दौरान हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास मीडियम के अंदर इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया आप जानते हो कि स्टेट को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया क्या काम करेगा? हमने ऑसिलेशन में भी बात की कि जब इनर्शिया होता है तो इनर्शिया की वजह से जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करता है, कि जब पेंडुलम को एक्सट्रीम पे जाके छोड़ते हैं तो मीन की तरफ वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स को क्रॉस क्यों करता है? इनर्शिया की वजह से। तो यहां पर भी इनर्शिया का रोल वही होगा कि इनर्शिया क्या करेगा? इनर्शिया पार्टिकल्स को मूव करवाएगा बियॉन्ड द मीन पोजीशन। तो क्या हम लिखेंगे कि इनर्शिया की रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि जब पार्टिकल के मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो तो पार्टिकल्स के अंदर एक तो एनर्जी स्टोर हो, क्योंकि जब तक एनर्जी स्टोर नहीं होगी वो किस तरह से अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर पाएंगे? तो एनर्जी की वजह से तो पास करते हैं। तो सो दैट दे कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब क्या है? क्रॉस कर जाएं। किसको क्रॉस कर जाएं? अपनी मीन पोजीशन को। तो आई होप ये आपको ऑसिलेशन के अंदर ये पॉइंट याद होगा कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाने की जो रीजन होती है वो इनर्शिया होती है। तीसरी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे पास उस मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगी। और याद रखिएगा जो फ्रिक्शन है हम इसको इग्नोर प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। आइडियली तो कह देंगे कि फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कहेंगे। लेकिन क्या फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? क्या जो पार्टिकल्स हमारे पास मूव करेंगे मीडियम में उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम फ्रिक्शन हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा देर तक वाइब्रेट कर सकें, वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर सकें। अगर एक मीडियम बहुत ज़्यादा रिजिड होगा तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर डिस्टर्बेंस जल्दी डैम्प हो जाएगी, वो जल्दी रुक जाएगा। और चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? डेंसिटी। उस मीडियम की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी तो हमारे पास याद रखिएगा कि वेव हमारे पास ट्रांसफर नहीं करेगी प्रॉपरली। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी हमारे पास होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये चार हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मीडियम के लिए रिक्वायर्ड हैं। किसके लिए? फॉर वेव प्रोपगेशन। तो अगर आपके पास एमसीक्यू आए तो आपको पता होना चाहिए कि वो चार क्या हैं और चारों के रोल क्या हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। वेव्स को क्लासिफाई किन बेसिस पे किया जाता है? सबसे पहली हमारे पास जो बेसिस हैं वो क्या हैं? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। मीडियम ऑफ प्रोपगेशन कि क्या हमें वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है या वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। जब इसकी बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। ये वेव की दो टाइप्स हैं और ये दोनों किस बेस पे क्लासिफाई हो रही हैं? मीडियम ऑफ प्रोपगेशन की बेस पे। मैकेनिकल वेव का अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा नाम क्या होता है तो याद रखिएगा मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम इलास्टिक वेव होता है। और दूसरी हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव, और नॉन मैकेनिकल वेव का हमसे अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप इजीली इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि मीडियम की बेस पे ये कैसे क्लासिफाई होती हैं। तो आंसर है कि मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपगेट करने के लिए। तो दैट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। और अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव प्रोपगेट नहीं करती। कोई एग्जांपल, साउंड। अगर साउंड की बात करें तो साउंड क्या वैक्यूम में प्रोपगेट करेगा? आपका आंसर होगा नो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें मीडियम रिक्वायर्ड है प्रोपगेट करने के लिए। दूसरी चीज नॉन मैकेनिकल वेव कि नॉन मैकेनिकल वेव हमारे पास क्यों इसको नॉन मैकेनिकल वेव कह रहे हैं? क्योंकि इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो इट डजंट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मतलब मीडियम है या नहीं है
ये वेव प्रोपगेट करेगी। एग्जाम्पल, क्या लाइट स्पेस में प्रोपगेट करती है? यस, तभी तो सन से लेकर अर्थ तक लाइट है, प्रोपगेट करती है। तो हमारे पास एक ऐसी वेव जिसको मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, किस काम के लिए? प्रोपगेशन के लिए, उसको कहा जाएगा नॉन मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव के अलावा क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन क्या मीडियम के आने से इनको फर्क पड़ता है? मतलब इनकी स्पीड, इनकी वेवलेंथ क्या चेंज होती है? तो आंसर है यस, इनमें चेंज आता है। याद रखिएगा, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जब वो डेंसर मीडियम में से पास करती हैं तो उनकी स्पीड और वेवलेंथ कम हो जाती है, और जब वो रेयर मीडियम में पास करेंगी तो स्पीड और वेवलेंथ वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मीडियम के आने से फर्क पड़ता है, लेकिन ये याद रखें कि मीडियम उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वेव की प्रोपगेशन के लिए। क्यों नहीं है? आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली दे आर फोटॉन्स, उसमें मीडियम ने वाइब्रेट नहीं करना, वो फोटॉन्स हैं। और अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव्स कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं? स्ट्रिंग के अंदर, साउंड वेव्स एयर के अंदर, वाटर वेव्स। तो वहां पर मीडियम ही तो है जो वाइब्रेट करेगा। अगर स्ट्रिंग को निकाल दें, हवा में हाथ को ऊपर नीचे करते रहें, कौन सी स्ट्रिंग वाली वेव्स बनेंगी? तो ये बड़ा क्लियर हमें पता होना चाहिए कि क्यों मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अब एग्जांपल्स की तरफ आए मैकेनिकल वेव्स की, तो हमारे पास एग्जांपल में वेव्स इन अ स्ट्रिंग, जब रस्सी को किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दें और दूसरे पॉइंट को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करें तो उनमें मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। साउंड वेव्स, जब हम बोलते हैं तो हवा के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होती है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से साउंड प्रोपगेट करता है। वैक्यूम में साउंड क्यों नहीं प्रोपगेट करता? क्योंकि वैक्यूम में मीडियम ही नहीं है जो कंप्रेस हो, एक्सपैंड हो। नेक्स्ट, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि जब हम पानी की सरफेस के ऊपर किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस को क्रिएट करें, जैसे हम पत्थर को फेंकना स्टार्ट कर दें, या फिर हम किसी भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी को इस तरह से डिजाइन करें कि वो वाइब्रेटिंग बॉडी बार बार पानी की सरफेस को हिट कर रही हो, तो क्या होगा? हमारे पास डिस्टर्बेंस वाटर में प्रोड्यूस होगी उसकी सरफेस पे। तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स की तरफ अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आए तो हमारे पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर आती हैं। अब हमें इनके नाम पता होने चाहिए और ऑर्डर के साथ पता होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन सी वेव होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हमारे पास गैमा है। गैमा के बाद कौन है? एक्सरे। एक्सरे के बाद अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाता है, फिर इंफ्रारेड, और इन द एंड हमारे पास क्या है? रेडियो वेव्स। जो माइक्रोवेव्स हैं, टीवी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स के अंदर ही आती हैं, वो इसी का स्पेक्ट्रम है। अब विजिबल का अपना एक पूरा का पूरा आपका स्पेक्ट्रम आता है कि अल्ट्रा वायलेट की तरफ आपके पास वायलेट है, और जो इंफ्रारेड हमारे पास है उसकी तरफ क्या है? वो रेड है। और बीच में कलर कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इसके बाद इंडिगो, फिर आपके पास ब्लू, उसके बाद ग्रीन। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, उसके बाद येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड। ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम हमारा विजिबल के अंदर आता है। और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस तरह से प्रोपगेशन होती है? इसके अंदर वेव के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, और वो कौन सा है? मैग्नेटिक है। और इन दोनों के दरमियान अगर आप एंगल को देखो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर एक दूसरे के वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जो मैंने एरो ड्रॉ किया, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करती है। ये टॉपिक हम लोग पढ़ते भी हैं एफएससी के अंदर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहाँ पर आप ये चीज़ पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये बेसिकली हमारी फोटॉन्स की मोशन है, जिसको हम यहाँ पर इन वेव्स की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। कि बताएगा कि मैंने जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ड्रॉ किया है, इसको क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में क्यों ड्रॉ किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में क्यों ड्रॉ किया?
क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय नेचर ट्रांसफर्स होती हैं। यस, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर ट्रांसफर्स है, इस वजह से हम इनको इस तरह से ड्रॉ कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव में क्या हो रहा होता है, तो याद रखिएगा कि मैकेनिकल वेव के अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पॉइंट पे रहते हुए डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, और जब वो अपने पॉइंट पे रहते हुए डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो डिस्टर्बेंस को फॉरवर्ड ट्रांसफर करेंगे। तो लेट्स से ये पार्टिकल के मीडियम है, तो ये पार्टिकल के मीडियम अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसकी जो डिस्टर्बेंस होगी वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम देख रहे हैं कि वो क्या है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट हो रही है। तो अगर हमने पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब करने से वो डिस्टर्बेंस लास्ट पार्टिकल तक ट्रांसफर होती है, और ये तभी ट्रांसफर होगी जब इस मीडियम में जहां पर ये डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है उसके अंदर चार प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी, और वो चार प्रॉपर्टीज क्या हैं, इलास्टिक होना चाहिए, उसमें इनर्शिया होना चाहिए, फ्रिक्शन कम होनी चाहिए, और ओवरऑल डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। डेंसिटी का ज़्यादा होना कम होना, उसे याद रखिएगा, स्पीड में फ़र्क पड़ता है, वेवलेंथ में फ़र्क पड़ता है, लेकिन डेंसिटी ओवरऑल क्या रहेगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी। कई दफ़ा जब हम मीडियम और प्रोपगेशन की बेस पे वेव को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास एक तीसरा नाम भी आता है, और वो तीसरा नाम क्या है, मैटर वेव्स। क्या होती हैं मैटर वेव्स? मैटर वेव्स क्या हैं, हम सब लोग जानते हैं, हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मैटर वेव्स क्या हैं। अगर कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करे तो हम ऐसी वेव को मैटर वेव कहते हैं। और मैटर वेव का जो दूसरा नाम हमारे पास वो क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी वेव, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक पार्टिकल हमारे पास है तो उसकी वेव नेचर भी हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी कहने की एक रीज़न और भी है, क्या हर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा? आंसर होता है नो। सिर्फ उन पार्टिकल्स के लिए वेव नेचर प्रोमिनेंट होती है जिनके मैस कम और वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये सब आप लोग जानते हैं कि अगर हम क्रिकेट बॉल की बात करें तो क्या क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ प्रोमिनेंट होगी? नो। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम, उसका मैस ज़्यादा है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फर्स्ट करो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे, तो क्या उसकी वेव नेचर होती है? आंसर है यस। क्यों? कि उसका मैस कम और वेवलेंथ क्या है, वो ज़्यादा है। इस चीज़ को किसने एक्सप्लेन किया था? मैटर वेव को एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉगले ने। इसी वजह से हम इनको डी ब्रॉगले वेव का नाम भी देते हैं। तो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की बात करता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? मैटर वेव का नाम देते हैं। तो डी ब्रॉगले का हाइपोथेसिस किस बारे में? दैट इज रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। एंड व्हाट इज वेव नेचर ऑफ पार्टिकल? कि अगर एक पार्टिकल का मोमेंटम होगा तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, और ये है उसका फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। और मोमेंटम किसके इक्वल है? मैस टाइम वेलोसिटी के। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि मैस कम और वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि जितना हमारे पास ये डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, डिटेक्टेबल होगी। अदरवाइज वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻24 तकरीबन जीरो के इक्वल ही है, कि जीरो के बाद पॉइंट पे 23 जीरोज आएंगे तो हम निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन जब मैस कम और वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो वेवलेंथ होगी वो प्रोमिनेंट होगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें मिलती है एक्सरे की प्रोडक्शन के अंदर। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट को स्ट्राइक करता है, तो क्यों एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं? उसकी रीज़न ये कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा विद अ स्पीड ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, तो अगर आप डी ब्रॉगले वेवलेंथ के फार्मूला से उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करो तो उसकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में आती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है वो उसकी वेवलेंथ से मैच होती है। एक और फिर हम बात पढ़ते हैं कि हम जब एक्सरे डायफ्रैक्शन को देखते हैं, एक्सरे डायफ्रैक्शन को, तो हम उसको फिर कंपेयर करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव करने के लिए। रीजन क्या है? वेवलेंथ। कि वेवलेंथ क्या करेगी? दोनों की मैच करेगी। तो ये हमारे पास वेव की थर्ड टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव। नेक्स्ट
वेव को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वेव की क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉड ऑफ प्रोपगेशन। मॉड ऑफ प्रोपगेशन की बेस के ऊपर जब हम वेव को क्लासिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास 3 तरह की वेव होती है। वो क्या क्या है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, नाम से पता चल रहा है 1 डायमेंशनल एक डायरेक्शन में, कि अगर हमारे पास वेव या एनर्जी वो ट्रेवल करे एक स्ट्रेट लाइन में तो इसको बोलेंगे क्या? 1 डायमेंशनल वेव। जैसे हम स्ट्रिंग की बात करें कि स्प्रिंग को खींचते हैं तो वहां पर जो एनर्जी है वो एक डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही होती है। 2 डायमेंशनल वेव, अगर हमारे पास जो एनर्जी वो ट्रेवल करे प्लेन में, अब प्लेन का मतलब क्या होता है? 2 एक्सिस, एक्स और वाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल वेव। एग्जांपल, जब पानी की सरफेस पे रिपल प्रोड्यूस होता है तो पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव भी कर रहे होते हैं और आपके पास एनर्जी आगे ट्रांसफर भी कर रही होती है। और तीसरी जो टाइप है वो है 3 डायमेंशनल वेव। साउंड, लाइट, ये 3 डायमेंशनल वेव है। जब हम बोलते हैं तो साउंड या लाइट, साउंड एक डायरेक्शन में प्रोपगेट नहीं करता, लाइट बल्ब से लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोपगेट नहीं करता, वो फैलता है स्पेस में, तो वो क्या है? वो 3 डायमेंशनल वेव है। तो तीनों को अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको उनको क्लासिफाई या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्या है 1 डायमेंशनल वेव? एक ऐसी वेव जिसमें एनर्जी क्या करेगी? एनर्जी ट्रांसफर होगी along a straight line, एनर्जी ट्रांसफर along a straight line। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? इन वन डायरेक्शन। वो एक्स एक्सिस है, वाई है, जी है, वो कोई भी है, तो दैट इज बेसिकली 1 डायमेंशनल। के मतलब मैं अगर कहता हूं कि ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है और इस पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से एक ही डायरेक्शन में हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो। जैसे स्प्रिंग को अगर हम देखें कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ा जाए तो उसके पार्टिकल्स अपने ही एक्सिस के अलोंग वहां पर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल। 2 डायमेंशनल वेव क्या होती है? जिसमें एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर होगी प्लेन में, एनर्जी ट्रांसफर इन अ प्लेन। और प्लेन का मतलब क्या होता है? कि 2 डायरेक्शंस। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको कि वाटर की सरफेस के ऊपर जब वाटर वेव्स क्रिएट होती हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वाटर वेव्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर किसकी एग्जांपल है? ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल है। और इसके साथ साथ जो एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही होती है? वो आपके पास फॉरवर्ड ट्रांसफर हो रही होती है डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में। तो ये क्या है? ये 2 डायमेंशनल वेव है। थर्ड है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल वेव उन वेव्स को कहा जाएगा जिसमें एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो किसके अंदर? स्पेस के अंदर। और स्पेस का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशंस, एक्स, वाई और जी। और इसकी एग्जांपल हमारे पास जो बेस्ट है वो आप सब जानते हो, वो लाइट और साउंड है। लाइट भी 3 डायमेंशनल होती है और साउंड भी हमारे पास क्या है? वो 3 डायमेंशनल है। बाकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो बाकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आएगी? 2 डायमेंशनल के अंदर इसमें आपके पास रिपल्स आएंगे ऑन वाटर सरफेस, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। और 1 डायमेंशन की एग्जांपल में क्या आपके पास आएगा? स्ट्रिंग, जो स्लिंकी जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा स्प्रिंग। ये दोनों 1 डायमेंशनल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम। कि हमारे पास मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अब इसकी बेस पे हमने क्लासिफाई करना है। किसकी बेस पे? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की बेस पे। आप जानते हो कि हमारे पास जो पार्टिकल की मोशन होती है वो 2 तरह की होती है। या तो पार्टिकल मूव करेगा वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, या वो वेव की प्रोपगेशन के अलोंग मूव करेगा। और ये जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव के लिए होती है। और इसकी बेस पे हम जब क्लासिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि कितनी हमारे पास टाइप्स हैं? 2। कौन कौन सी? एक है ट्रांसवर्स वेव
और दूसरी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के और भी नाम होते हैं और वो आपको पता होने चाहिए कि अगर कभी ऑप्शन में लिखे हों तो वो क्या क्या है। इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव के अलावा कंप्रेशनल वेव कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जब पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आते हैं। और कंप्रेशनल वेव के अलावा इसको प्रेशर वेव कहा जाता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जब भी मीडियम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होंगी। तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। अब इनका डिफरेंस आपको पता है। अगर लेट से जो मैंने एरो ड्रॉ किया, ये एरो रिप्रेजेंट करे प्रोपगेशन ऑफ वेव को। प्रोपगेशन ऑफ वेव का मतलब है कि इस डायरेक्शन में हमारी वेव, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये है एरो प्रोपगेशन ऑफ वेव के लिए। तो क्या होगा ट्रांसफर वेव के अंदर? ट्रांसफर वेव के अंदर उस मीडियम के पार्टिकल्स मूव करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। परपेंडिकुलर, और आप जानते हो कि जब परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो या तो एक टाइम पे पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा होगा या डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा। एक टाइम के ऊपर दोनों मोशंस नहीं होती कि ये आपस में कैंसिल हो जाएं। जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था कि अगर पैरेलल एंटी पैरेलल है तो क्या कैंसिल नहीं होंगी? तो एक टाइम पर एक मोशन होती है। तो अगर एक ऐसी वेव हो जहां पर मीडियम के पार्टिकल वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मूव करें तो हम ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वेव बोलते हैं। और परपेंडिकुलर की जगह एक वर्ड और भी आ सकता है, अक्रॉस। जैसे रोड को क्रॉस करना हो तो अक्रॉस द वर्ड यूज होता है, और रोड के साथ साथ जाना हो तो अलोंग यूज होता है। तो अगर अक्रॉस द प्रोपगेशन ऑफ वेव हो तो ट्रांसफर, और अगर हमारे मीडियम के पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसके अलोंग मूव करें, उसी लाइन के अलोंग। अब उस लाइन के अलोंग के दो मतलब होंगे कि या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। देखो मैंने या का वर्ड यूज किया ताकि आपको क्लियर हो कि एक टाइम के ऊपर एक मोशन। तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वेव प्रोपगेट कर रही है। तो अगर उसके मीडियम के पार्टिकल कहां मूव करें? उसके पैरेलल या फिर मूव करें उसके एंटी पैरेलल, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आप डेफिनेशन की तरफ आए तो अब आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज ट्रांसफर वेव? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अक्रॉस, और अक्रॉस की जगह दूसरा वर्ड यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे? टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव हमारे पास प्रोपगेट कर रही है। तो यहां मेन वर्ड जो है वो ये है, अक्रॉस और परपेंडिकुलर। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे विल वाइब्रेट अलोंग। तो यहां अलोंग का वर्ड यूज होगा, और अलोंग में दोनों चीजें आएंगी कि या तो वो पैरेलल मूव कर रहे होंगे या फिर वो पार्टिकल मूव क्या कर रहे होंगे? एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल किस चीज के? वेव की प्रोपगेशन के। जैसे मैंने ऊपर डायग्राम में ड्रॉ किया, जैसे स्प्रिंग जब स्ट्रेच और कंप्रेस होता है तो बेसिकली या तो मूव कर रहा होता है अलोंग या फिर पैरेलल, या मूव कर रहा होता है एंटी पैरेलल। तो ये हमारे पास इनकी डेफिनेशंस हैं जो आपसे एमसीक्यू के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमारे पास कहाँ पर मूव करेंगे परपेंडिकुलर और कहाँ मूव करेंगे पैरेलल। और पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल का वर्ड भी यूज हो सकता है, और उसके अलावा अलोंग का वर्ड भी यूज हो सकता है। अब खुद एक चीज को व्यू करें कि अगर एक पार्टिकल मूव करे अप एंड डाउन तो वो क्या क्रिएट करेगा? अगर एक पार्टिकल किसी मीडियम के अंदर अप एंड डाउन मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस करेगा। अब क्रस्ट और ट्रफ क्या होती हैं? जब क्रस्ट और ट्रफ को हम डिफाइन करते हैं तो क्रस्ट हमारे पास मैकेनिकल वेव में ट्रांसफर वेव का वो पार्ट होता है जो हमारे पास अपवर्ड मूव कर रहा है, और ट्रफ वो जो डाउनवर्ड होता है। तो अप एंड डाउन मोशन की वजह से हमारे पास क्या क्रिएट होंगे? हमारे पास वेव के पार्ट क्रिएट होंगे जिनको हम नाम क्या देते हैं? क्रस्ट का और ट्रफ का। तो क्रस्ट और ट्रफ ट्रांसफर वेव के लिए होते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कि हमारे मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अलोंग, कभी पैरेलल और कभी एंटी पैरेलल, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे?
वो प्रोड्यूस करेंगे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कि कहीं पर पार्टिकल्स अलोंग मूव करने की वजह से एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो जहां पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे हम ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जहां पर पार्टिकल प्रेशर के रिड्यूस होने की वजह से एक दूसरे से कहां मूव कर जाएंगे, अवे, दूर मूव कर जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। और ये अल्टरनेट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे क्रस्ट ट्रफ फिर क्रस्ट ट्रफ। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर भी ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाला पार्ट है ये हमारे पास अल्टरनेट प्रोड्यूस हो रहा होता है। और रीजन क्या है, पार्टिकल्स के पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करने की वजह से। तो नाम आपको पता होने चाहिए कि जहां पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए दैट पार्ट इज कॉल्ड कंप्रेशन, और जहां पर वो एक दूसरे से दूर चले गए, प्रेशर रिड्यूस हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेयरफेक्शन बोलते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब जो भी पार्ट किसी वेव में सिमिलर होता है, जैसे क्रस्ट क्रस्ट की बात करें, ट्रफ ट्रफ की बात करें, तो याद रखिएगा ये सेम फेज में होगा। सेम फेज में क्यों होगा, क्योंकि यहां पर पार्टिकल की जो मोशन है वो सिमिलर है। इसी तरह कंप्रेशन की बात मैं करता हूं कंप्रेशन से, और मैं रेयरफेक्शन की बात करता हूं रेयरफेक्शन से, तो इन पार्टिकल की मोशन क्या होगी, वो एक जैसी होगी। तो जहां पार्टिकल की मोशन एक जैसी हो उन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, फेज, इन फेज बोलेंगे। और कोई बताएगा इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है। एक वेव में वो पार्टिकल जो सेम फेज में होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है। यानी हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दो कंजेक्टिव जो क्रस्ट होते हैं या दो कंजेक्टिव जो कंप्रेशन होती हैं, इनमें डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल इसको बोलते हैं वेवलेंथ, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो दो कंजेक्टिव क्रस्ट, दो कंजेक्टिव ट्रफ, इनका डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा। इसी तरह से कंप्रेशन का भी ऐसा ही होगा कि एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक भी डिस्टेंस कितना होगा, वो लैम्डा होगा। तो आपको यहां से फिर एक और चीज भी पता चल गई, अगर क्रस्ट क्रस्ट के दरमियान लैम्डा, तो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान कितना होगा। अगर क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान लैम्डा, तो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान कितना होगा, वो लैम्डा बाय 2 होगा। इसी तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, वो आपका हाफ वेव होगा, लैम्डा बाय 2। तो हमने क्या याद रखना है, जो पार्टिकल सेम फेज में होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्रस्ट, और जो आउट ऑफ फेज होते हैं, सेम फेज में नहीं होते, वो क्या होगा, वो लैम्डा बाय 2 होगा। फिर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि जहां कंप्रेशन होती है वहां पर आपका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज, क्योंकि पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे। और जहां पर रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होती है, ये मैंने तमाम जो पॉइंट लिखे किसके लिए लिखे, कंप्रेशन के लिए। और जहां पर आपके पास रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होती है वहां पर आपका प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और डेंसिटी भी वो क्या करेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाती है। इन पॉइंट्स को आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के लिए। तो अगर आपको लैम्डा और लैम्डा बाय 2 का आइडिया हो गया तो इजीली अब आप इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ क्या होगा, कि दो कंजेक्टिव क्रस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ, और का वर्ड मैंने यूज किया है, ये किसके इक्वल होगा, ये लैम्डा के इक्वल होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव कंप्रेशन, कंजेक्टिव क्या होते हैं, जो एक के बाद दूसरा आएगा, या फिर यहां पर लिखा हो रेयरफेक्शन, तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज लैम्डा। क्या कंजेक्टिव की जगह कोई और वर्ड यूज हो सकता है, क्या कंजेक्टिव की जगह कोई और वर्ड यूज हो सकता है साथ साथ के लिए, कि एक के बाद जब दूसरा आता है, सक्सेसिव, सक्सेसिव का वर्ड भी हमारे पास यहां पर यूज हो सकता है। तो याद रखिएगा जहां पर कंजेक्टिव का वर्ड यूज हो रहा है तो वहां सक्सेसिव भी, तो सक्सेसिव का मतलब और कंजेक्टिव का मतलब एक ही होता है। एडजेसेंट नहीं बोल सकते बच्चे, एडजेसेंट क्रस्ट के साथ, क्रस्ट तो नहीं है ना, ट्रफ है, तो साथ साथ एडजेसेंट के लिए यूज होता है। सक्सेसिव का वर्ड यूज होगा कि पहले क्रस्ट के बाद दूसरा क्रस्ट, पहले ट्रफ के बाद दूसरा ट्रफ, तो ये सक्सेसिव है, ये कंजेक्टिव है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लैम्डा होगा।
और अगर क्वेश्चन हो डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव क्रस्ट और की जगह यहां पर लिखा हो एंड क्रस्ट एंड ट्रफ, तो तब आपके पास आंसर कितना होगा, वो लैम्डा बाय 2 होगा। और इस तरह डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी हमारे पास लैम्डा बाय 2 होगा। तो ये ख्याल रखना है। और एक और वर्ड यूज यहां पर बच्चे ने किया कि अल्टरनेट अगर हो, अल्टरनेट होता है एक छोड़कर। तो अगर आप एक क्रस्ट को छोड़ दोगे तो फिर इसका मतलब होगा पहले के बाद तीसरा लैम्डा, तो फिर 2 लैम्डा आंसर होगा। कंजेक्टिव की जगह अगर अल्टरनेट का वर्ड यूज हो तो इसका मतलब आपने बीच में एक क्रस्ट छोड़ दिया, तो पहले क्रस्ट और तीसरे क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, 2 लैम्डा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां पर एक नोट, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं जो मैंने ऊपर भी जिक्र किया और ये एमसीक्यू के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विच आर इन अ फेज, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विच आर इन फेज, जो फेज में हो वो कितना होगा, वो लैम्डा होगा। और यहां पर जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, याद रखिएगा ये मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट मैंने जानबूझ के बाद में लिखा कि कम से कम फासला उन 2 पॉइंट्स के दरमियान, जो पॉइंट क्या होंगे बच्चे, फेज में होंगे, वो कितना होगा डिस्टेंस, वो लैम्डा होगा। इससे मुराद क्या है कि फर्ज करो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक ट्रांसफर वेव है लाइक दिस, तो इसमें जो आपके पास क्रस्ट होंगे ये इन फेज होंगे, जो ट्रफ होंगे वो इन फेज होंगे। तो इनके दरमियान अगर आप डिस्टेंस को मेजर करोगे तो 2 क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा। और इसी तरह से 2 ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस भी कितना होगा, वो आपके पास वो लैम्डा होगा। तो कंजेक्टिव जो क्रस्ट होते हैं वो इन फेज होते हैं, कंजेक्टिव जो ट्रफ होते हैं वो इन फेज होते हैं। क्या कंजेक्टिव की जगह अगर मैं दूसरे की बात करूंगा क्या वो इन फेज नहीं होगा, होगा इन फेज, लेकिन वो डिस्टेंस लैम्डा नहीं होगा, फिर वो डिस्टेंस 2 लैम्डा 3 लैम्डा यूं चलता जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो वो पॉइंट हैं जो इन फेज होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा। और अगर यहां पर आपसे मैं इसके रिवर्स पॉइंट पूछूं कि जो इन फेज नहीं होते वो डिस्टेंस कितना होगा, अगर इन फेज वाले जो हैं उनका डिस्टेंस लैम्डा है, तो जो पॉइंट इन फेज नहीं होते वो डिस्टेंस कितना होता है, फिर वो लैम्डा बाय 2 होगा। तो यहां पर इस पॉइंट को मैं लिख दूं कि डिस्टेंस कौन सा, मिनिमम, किन के दरमियान, एनी 2 पॉइंट्स विच आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब एक दूसरे के रिवर्स आप कह सकते हो, उल्टा कह सकते हो। तो फिर वो कितना है, वो लैम्डा बाय 2 है। और यहां भी ये कम से कम है क्योंकि लैम्डा बाय 2 के बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, वो 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, फिर 5 लैम्डा बाय 2 आएगा। ये सारे पॉइंट वो होंगे जो आउट ऑफ फेज हैं। जरा इस डायग्राम को देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि मैं ये एक वेव ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसमें ये पॉइंट क्रस्ट है, ये पॉइंट ट्रफ है और ये आउट ऑफ फेज है। और अगर आउट ऑफ फेज है तो ये डिस्टेंस कितना है, ये आपके पास डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है। अगर मैं पहले ट्रफ की जगह तीसरा ट्रफ लेता हूं तो ये भी तो आउट ऑफ फेज ही होगा, लेकिन अब ये डिस्टेंस कितना होगा, पहले क्रस्ट और दूसरे ट्रफ के दरमियान, तो ये आप कैलकुलेट करना, ये 3 लैम्डा बाय 2 होगा। और फिर अगर आप एक और छोड़ देते हो फिर 5 लैम्डा बाय 2 होगा, फिर 7 लैम्डा बाय 2 होगा। तो जो आउट ऑफ फेज पॉइंट होते हैं वो हमेशा लैम्डा बाय 2 की फॉर्म में होते हैं, 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। और जो पॉइंट इन फेज होते हैं, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। अब मुझे आंसर दीजिएगा, अगर 0 लैम्डा हो तो क्या इन फेज या आउट ऑफ फेज, अगर 0 लैम्डा हो, अगर 0 लैम्डा हो तो क्या इन फेज या आउट ऑफ फेज, इन फेज। क्यों, इसका मतलब है क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है तो इन फेज बोलेंगे उसको।
अब आ जाते हैं कंडीशंस की तरफ कि ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोड्यूस होने की कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन से मुराद है कि किन मीडियम के अंदर ये वेव प्रोड्यूस होंगी, उस मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, ट्रांसफर वेव जिस मीडियम में प्रोपगेट करेगा उसकी पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो मीडियम रिजिड होना चाहिए, मतलब उसके अंदर रिजिडिटी मॉडुलस प्रेजेंट हो। और रिजिडिटी मॉडुलस का दूसरा नाम क्या होता है? शियर मॉडुलस। अब आई होप आप लोगों को याद होगा, एफएससी पार्ट 2 में आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ा था कि शियर मॉडुलस का ताल्लुक या रिजिडिटी मॉडुलस का ताल्लुक किससे होता है? शेप से होता है। जिनमें शेप चेंज होती हो उनके लिए हम ये रिजिडिटी मॉडुलस यूज करते हैं। और रिजिडिटी मॉडुलस से रिलेटेड दूसरा पॉइंट जो है वो ये, जो आपको क्लियर करेगा कि इसका मतलब क्या है। ऐसे मीडियम जो अपनी शेप को कंजर्व रखते हों, कंजर्व रखने का मतलब ये है कि जब उनकी शेप को आप चेंज करो तो वो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लें। जब उनकी शेप को चेंज करो तो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लें। कैसे? फर्ज करो ये सॉलिड है, आपने सॉलिड के इस फेस पे फोर्स अप्लाई की, उस सॉलिड की दीवारें टिल्ट हुई और फिर दोबारा वापस सॉलिड ने अपनी जगह, अपनी शेप अटेन कर ली। ये है शेप कंजर्वेशन। और ये प्रॉपर्टी उन मीडियम में होती है जिनका रिजिडिटी मॉडुलस होता है। अब मुझे बताएं, ये कौन सा मीडियम है जिनके अंदर शेप कंजर्व रहती है, शेप चेंज नहीं होती? क्या सॉलिड्स, लिक्विड या गैसेस या ऑल? वो कौन सा मीडियम है जिनमें शेप कंजर्व रहती है? क्या सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं? सॉलिड्स हैं। लिक्विड गैसेस की तो कोई शेप नहीं होती, वो तो जिस आप कंटेनर में डालोगे उसकी शेप को अडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे पास ट्रांसफर वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेट किन में करती हैं? वो सॉलिड्स के अंदर प्रोपगेट करती हैं, सॉलिड्स के अंदर जिनमें शेप कंजर्व होती है। आप एग्जांपल को देखो, एक रस्सी है, उस रस्सी के अंदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट करें तो क्या रस्सी के अंदर वो जो डिस्टर्बेंस होती है परमानेंट होती है? नो। कुछ देर के बाद दोबारा रस्सी सीधी हो जाती है। तो ट्रांसफर वेव्स आर ओनली प्रोड्यूस इन अ मीडियम विच कैन कंजर्व देयर शेप, मतलब जिनमें जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो तो वापस अपनी शेप को अडॉप्ट कर लें। अब सॉलिड्स के अलावा इसकी एग्जांपल क्या है जहां पर ये वेव प्रोड्यूस होती हैं? तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सतह के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसफर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी की सतह अपने आप को इन द स्टेट ऑफ टेंशन रखता है। आप देखते हैं कि पानी के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें तो पानी के अंदर रिपल्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन पानी दोबारा से अपनी उस स्टेट को मेंटेन कर लेता है। और इस स्टेट को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी भी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। आपके पास गिलास में पानी है, गिलास को हिलाओ तो पानी की सतह हिलने के बाद दोबारा से एक लेवल पे आ जाती है ना। तो ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से आ रही है, ये प्रॉपर्टी क्या है? ये सरफेस टेंशन है। और इसी वजह से सरफेस ऑफ वाटर पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वेव्स। दूसरी जानिब हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिन मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं उनकी कंडीशन क्या है? उनकी कंडीशन ये कि उन मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी, अब ये नहीं है कि कौन सी इलास्टिसिटी हो। अब इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी अगर हम बात करें तो क्या है? इलास्टिसिटी बेसिकली यही है ना कि हमारे पास उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो। अगर एक मीडियम डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा तो वो इलास्टिक मीडियम है। और अगर एक मीडियम रेजिस्टेंस शो नहीं करता तो इलास्टिक नहीं है। तो हम इस इलास्टिसिटी से रिलेटेड जिस मॉडुलस की बात करते हैं और वो मॉडुलस है बल्क मॉडुलस। और आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि इलास्टिसिटी तो फिर हर मीडियम के अंदर है। चाहे हमारे पास सॉलिड्स हैं उनका भी बल्क मॉडुलस होता है, हमारे लिक्विड्स हैं उनका भी बल्क मॉडुलस होता है, और हमारी गैसेस के अंदर भी बल्क मॉडुलस होता है। तो इसलिए कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हर मीडियम में प्रोपगेट करता है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है या गैसेस हैं। लेकिन ट्रांसफर वेव
कहाँ प्रोपगेट करेगा? सिर्फ सॉलिड्स में। और सॉलिड के अलावा अगर एग्जाम्पल उसकी है तो वो क्या है? वो सरफेस ऑफ वाटर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये किन मीडियम में प्रोपगेट करती हैं। तो अब आपको दोनों का आंसर मिल गया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में, लेकिन ट्रांसफर वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में, और उसके अलावा अगर कोई और एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, तो वो सरफेस ऑफ वाटर है। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम नोट की फॉर्म में यहां पर लिखूंगा भी ताकि आपको याद भी रहे कि जो वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं क्या वो सिर्फ ट्रांसफर होती हैं? क्या वाटर में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर्स होती हैं? नो, वो ट्रांसफर्स भी हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हैं। वो ट्रांसफर्स भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हैं। और यहां पर जो पॉइंट है वो ये याद रखिएगा कि डीप इनसाइड द वाटर, कि पानी की सतह के ऊपर तो हम कहते हैं ना कि वो ट्रांसफर्स है, लेकिन पानी की डेप्थ के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास वाटर वेव्स कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इनको रिले वेव्स का नाम भी दिया जाता है। तो सरफेस ऑफ वाटर की बात करेंगे तो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर हमारे पास ट्रांसफर्स आंसर आएगा। और अगर आप बात करेंगे डीप इनसाइड वाटर तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव आएगा। तो ये आपने याद रखना कि डीप इनसाइड वाटर लॉन्गिट्यूडनल, और सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर क्या होती हैं हमारे पास? दे आर कॉल्ड ट्रांसफर्स। और रीजन इसकी बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो एफएससी में नहीं पढ़ते क्योंकि जब हम इनको बड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स की मोशन को देखते हैं तो बेसिकली वाटर के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। मैं भी आपको एनिमेशन भी इसकी दिखाऊंगा। अब वो जो पार्टिकल कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं उसकी वजह से पानी की सतह के ऊपर रिपल जो प्रोड्यूस होता है वो पार्टिकल को अप एंड डाउन मूव करवाता है, ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम पानी की डेप्थ में देखते हैं तो वो पार्टिकल राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो हमें अगर क्वेश्चन आए तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि वाटर वेव्स ट्रांसफर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल हैं। तो सरफेस पे ट्रांसफर्स और डीप इनसाइड लॉन्गिट्यूडनल। अब एग्जांपल्स क्या हैं? ट्रांसफर वेव की एग्जांपल के अंदर हम एग्जांपल्स ऑब्वियसली ऊपर पढ़ चुके हैं। हमने स्ट्रिंग की बात की, रस्सी की बात की, स्लिंग की। तो वेव्स इन अ स्ट्रिंग ये आपके पास क्या है? बाय नेचर ट्रांसफर्स हैं। इसके अलावा सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो जो वेव प्रोड्यूस करता है वो भी ट्रांसफर्स है। लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल में देखें तो साउंड वेव्स, साउंड कोई भी हो, चाहे वो इंफ्रा हो, अल्ट्रा हो, ऑडिबल हो, साउंड लॉन्गिट्यूडनल है। और उसके अलावा वेव्स अलोंग आ स्प्रिंग, अब मैंने अलोंग का वर्ड यूज किया है, इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग को या किसी स्लिंकी को आपने जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है तो उसकी लेंथ के अलोंग करनी है, मतलब उस स्लिंकी को अप एंड डाउन मूव नहीं करना बल्कि अलोंग उसके डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है ताकि उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो। तो तब हम बोलेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक इंफॉर्मेशन कि जो जजला हमारे पास आता है हम इस वेव को नाम देते हैं, और इस वेव को नाम क्या दिया जाता है? सिस्मिक वेव का। ये सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं। तो रेफरेंस मैं साथ लिख देता हूं इसके, अर्थ वेव या अर्थक्वेक आप लिखना चाहो। और ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये आपके पास दोनों तरह की होती हैं। तो इसका कभी अगर आपके पास एमसीक्यू आए तो क्या ये ट्रांसफर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये एस वेव, पी वेव, डिटेल में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ जहां तक हमसे पूछा जाता है वहीं तक हम इसको डिस्कस करेंगे कि सिस्मिक वेव्स आपके पास दे आर बोथ ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये भी एज अ नोट पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी आपको प्रैक्टिस बुक में अगर एमसीक्यू मिले या किसी यूनिवर्सिटी लेवल के टेस्ट में ये एमसीक्यू मिले और ये आता है एमसीक्यू, तो पता होना चाहिए कि दे आर बोथ ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये वाटर वेव्स नज़र आ रही हैं। अगर आप और से इन वाटर वेव्स को देखो तो मैं आपको कर्सर से ये बताता हूँ कि ये वाटर की सरफेस के ऊपर देखो, तो वाटर की सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल की मोशन है वो क्या है?
ये पार्टिकल की मोशन अप एंड डाउन है। तो पानी की सतह के ऊपर जो वाटर वेव्स हैं ये बेसिकली किस नेचर को शो कर रही हैं? ये ट्रांसफर नेचर को शो कर रही हैं। लेकिन डीप इनसाइड वाटर अगर आप गौर से देखो यहाँ पर, तो डीप इनसाइड वाटर आपको ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज, एक दूसरे से अवे मूव होते नजर आते हैं। और ये जो बिहेवियर है ये किसका बिहेवियर है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का बिहेवियर है। इसलिए वाटर की सरफेस का क्वेश्चन आए तो ट्रांसफर वेव, और अगर क्वेश्चन आता है कि वाटर की सरफेस की जगह डेप्थ में, तो आपका आंसर क्या होगा? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। और ये जो वेव्स हैं इनको रिले वेव्स का नाम भी दिया जाता है। और बिल्कुल लास्ट ईयर बच्चे, पानी की सतह जब बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ अटैच होती है, एडहेसिव फोर्स की वजह से पानी मूव ही नहीं करता। तो बेसिकली तो हम उसकी बात नहीं करते, हम डेप्थ से ऊपर जहाँ तक पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि जो वाटर वेव्स हैं क्या वो ट्रांसफर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं? तो वो दोनों हैं, सरफेस पे ट्रांसफर, डीप लॉन्गिट्यूडनल। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो कौन सा फिनोमेना है जो ट्रांसफर वेव को और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफ्रेंशिएट करता है? वो कौन सा फिनोमेना है जो ट्रांसफर वेव को और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफ्रेंशिएट करता है? दैट इज पोलराइजेशन। तो अगर कभी एमसीक्यू आए कि हम अगर ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम किस फिनोमेना को यूज करेंगे? पोलराइजेशन को यूज करेंगे। इसके अलावा पोलराइजेशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये डिफ्रेंशिएट तो करता है, इसके अलावा ये ट्रांसफर नेचर को चेक करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव ट्रांसफर्स होगी पोलराइजेशन सिर्फ उसकी होती है। जो वेव ट्रांसफर्स होगी पोलराइजेशन सिर्फ उसकी होती है। अगर मैं यहां पर आपको 4 ऑप्शंस देता हूं, आपने मुझे बताना है कि इनमें से पोलराइजेशन किसकी नहीं होगी। पहली ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट, दूसरी ऑप्शन आपके पास है इंफ्रासोनिक, तीसरी ऑप्शन हमारे पास है माइक्रोवेव्स, और चौथी ऑप्शन हमारे पास है विजिबल लाइट। इनमें से किसकी पोलराइजेशन नहीं होगी? विच कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो याद रखिएगा इंफ्रासोनिक जो है इसकी पोलराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये साउंड है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल है। अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव, विजिबल, ये सब क्या है? ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय नेचर क्या होता है? वो ट्रांसफर्स होता है। तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पोलराइजेशन पॉसिबल है। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पोलराइजेशन पॉसिबल होती है। पोलराइजेशन होती क्या है मैं ब्रीफली इसकी बात करूंगा क्योंकि हमारे ये सिलेबस में टॉपिक नहीं है। हमारे पास अगर फर्ज करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और एक हमारे पास मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। आप यूं भी कह सकते हो कि पार्टिकल 2 प्लेन्स में वाइब्रेट, 2 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एक अप एंड डाउन मोशन उनकी होती है और उसके अलावा उनकी मोशन राइट एंड लेफ्ट होती है, लाइक दिस। हम करते क्या हैं? हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इन ट्रांसफर वेव्स को पास करवाते हैं मीडियम से, और वो जो मीडियम जिसमें से पास करवाते हैं उसको बोलते हैं पोलराइड। पोलराइड के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि वो आपके पार्टिकल्स को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा पास होने। अब अगर आप और से इन डायरेक्शंस को देखो तो मैंने यहाँ पर जो डायरेक्शंस ड्रॉ की हैं वो वर्टिकल ड्रॉ की हैं। इसका मतलब जब ये वेव इसमें से प्रोपगेट करने की कोशिश करेगी तो जो पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं वो तो इसमें से पास कर जाएंगे, लेकिन जो पार्टिकल राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहे हैं वो क्या होंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। और ब्लॉक होने का मतलब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो एक हमारे पास प्लेन एब्जॉर्ब हो गया, एक प्रोपगेट कर गया। तो कौन सा प्रोपगेट किया? वर्टिकल वाला, येलो वाला। तो ये जो हमारे पास लाइट का एक हिस्सा पास हो गया और एक हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और ये जो लाइट प्रोड्यूस हुई है इस लाइट को क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। जिस लाइट का एक हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया और एक पास हो गया इसको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये पोलराइजेशन को मैंने बड़ा ब्रीफली आपको बता दिया कि क्या होती है। अब खुद सोचो,
ये सिर्फ उसके लिए होगा ना जहां पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करते हैं। अगर पार्टिकल अलोंग मूव करते हैं तो क्या वो ब्लॉक होगा? अगर पार्टिकल आपके अलोंग मूव करते हैं, एक लाइन में मूव करते हैं, तो क्या वो पोलराइड में ब्लॉक होगा? नो। क्यों? क्योंकि पोलराइड में चाहे एटम्स की अरेंजमेंट वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, वो तो ब्लॉक नहीं हो सकते, वो स्ट्रेट पास कर जाएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की पोलराइजेशन नहीं होती, सिर्फ किसकी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। नेक्स्ट, वेव की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ट्रांसफर होने की बेस पे कि क्या कोई ऐसी वेव भी है जिसमें एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है, ट्रांसफर नहीं होती? क्या कोई ऐसी वेव भी है जहां एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, कन्फाइंड हो जाती है दो पॉइंट्स के दरमियान? यस। वो उस वेव का नाम क्या है? उस वेव का नाम है स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव। उसको स्टेशनरी और स्टैंडिंग कहने की वजह ही यही होती है कि वो प्रोग्रेस नहीं करती। देखो, प्रोग्रेस का नाम ही बता रहा है कि जहां पर कोई चीज आगे जाए, और जहां वो चीज ना जाए, कन्फाइंड हो जाए, फंस के रह जाए, वो नॉन प्रोग्रेसिव वेव है। तो प्रोग्रेसिव वेव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? अ वेव विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। एक ऐसी वेव जो एनर्जी को और मोमेंटम दोनों को क्या करे? ट्रांसफर करे। किसके दरमियान? बिटवीन द पार्टिकल्स। दैट इज प्रोग्रेसिव वेव। साउंड प्रोग्रेसिव है, लाइट प्रोग्रेसिव है, वाटर वेव्स प्रोग्रेसिव है। कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास किसी जगह पर एक स्पीकर इंस्टॉल है, उस स्पीकर से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो हमारे पास उस स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से, यानी अपने सोर्स से अवे जा रहा है। तो सोर्स से अगर अवे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव वेव है। इसी तरह से अगर पानी की एक सतह पे पत्थर फेंकते हो और पानी की उस सतह में रिपल प्रोड्यूस होता है और वो रिपल डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफर करता है, तो ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव वेव है। तो जहां पर भी डिस्टर्बेंस पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से, सोर्स से अवे ट्रांसफर हो, उसको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वेव नाम से पता चलता है जहां पर नहीं होगा, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमें मिलती हैं वो मिलती हैं स्टेशनरी वेव। चाहे वो एयर कॉलम में हो या स्ट्रिंग के अंदर हो। ये स्ट्रिंग दो एंड से फिक्स है, तो इसका मतलब आप एनर्जी को कन्फाइन कर रहे हो। तो ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वेव डिफाइन आप कर सकते हो। तो हम क्या कहेंगे नॉन प्रोग्रेसिव वेव में? एक ऐसी वेव जो कन्फाइंड हो जाए, विच रिमेन्स कन्फाइंड टू अ रीजन, मतलब एक रीजन के अंदर कन्फाइंड हो जाए, फिक्स हो जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ये है नॉन प्रोग्रेसिव वेव या स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन। इसकी दो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर। एक एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग की है कि अगर एक स्ट्रिंग को दो एंड पे फिक्स कर दें और वो स्ट्रिंग इन द स्टेट ऑफ टेंशन हो, तो जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर इन लूप्स की फॉर्म में वेव प्रोड्यूस होती है, लूप्स की फॉर्म में। और ये जो लूप्स की फॉर्म में वेव प्रोड्यूस होती है, ये स्टेशनरी वेव है। आपने वेव को कन्फाइन कर दिया। और ऐसी स्टेशनरी वेव को क्या बोलते हैं? ऐसी स्टेशनरी वेव को हम बोलते हैं जो स्ट्रिंग में हो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। कोई बताएगा कि इसको ट्रांसवर्स क्यों कहते हैं? इसको ट्रांसवर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स हमारे पास परपेंडिकुलर मूव करते हैं। और दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है वो एयर कॉलम की है, जिसमें एयर कॉलम चाहे वो दोनों एंड से ओपन हो और चाहे एयर कॉलम एक एंड से ओपन और एक से क्लोज हो, तो यहां पर आपके पास जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एयर कॉलम के अंदर, दे आर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स। और यहां पर भी आपने उनको कन्फाइन कर दिया दो पॉइंट्स के दरमियान, चाहे वो दोनों पॉइंट्स ओपन है, चाहे एक ओपन और एक क्लोज है। दे आर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। तो ये क्यों बताया मैंने आपको? ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी ट्रांसफर
स्टेशनरी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव होना ये पार्टिकल की मोशन की बेस पर है, और प्रोग्रेसिव होना और नॉन प्रोग्रेसिव होना ये एनर्जी के ट्रांसफर की बेस पे है। तो इनको आप कंबाइन कर सकते हो, इनमें कोई मसला नहीं होता। एक और क्लासिफिकेशन जो यहां पर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पीरियोडिक एंड पल्स। अब पल्स और पीरियोडिक में डिफरेंस आपको नाम से पता चल रहा है। पीरियोडिक होता है जो एक फिक्स टाइम के बाद हो, और पल्स होता है जो एक दफा हो। कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी सरफेस को हिट किया, आपको आवाज आई होगी, ये पल्स है, बस एक दफा हिट किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। लेकिन अगर मैं एक सरफेस को बार बार हिट करता हूं, डिस्टर्बेंस को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता हूं, तो ये बचे क्या है? ये पीरियोडिक वेव है। तो पीरियोडिक वेव और पल्स वेव में जो डिफरेंस है बड़ा सिंपल है कि अगर हमारे पास जो डिस्टर्बेंस वो रिपीट होती हो मीडियम के अंदर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, क्योंकि पीरियोडिक को हम पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, तो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, देन दैट इज पीरियोडिक वेव। और पल्स वेव क्या होगी? जहां पर डिस्टर्बेंस सिर्फ एक दफा क्रिएट हो, कि आपने पानी की सतह पे पत्थर एक दफा फेंका बस, तो ये पल्स क्रिएट हुई, ये पीरियोडिक नहीं है। और अगर आप बार बार पत्थर को फेंक रहे हो या स्टिक से बार बार पानी को एक ही जगह डिस्टर्ब कर रहे हो, तो फिर ये क्या है? ये पीरियोडिक है। तो आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिक में और पल्स वेव में क्या डिफरेंस होता है। और एक बात जो ऊपर एक बच्चे ने पूछी थी साइनोसाइडल के बारे में, सिंपल हार्मोनिक के बारे में, ऐसी वेव जहां पर पार्टिकल की मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक होती है, इसको साइनोसाइडल पीरियोडिक वेव का नाम दिया जाता है। एक ऐसी वेव जहां पर जो पार्टिकल्स की मोशन होगी बच्चे, वो क्या होगी? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, यानी वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होंगे। ऐसी पीरियोडिक वेव को क्या बोलते हैं हम? साइनोसाइडल पीरियोडिक वेव। और क्या शेप होगी इसकी? बिल्कुल वैसी जैसी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव फॉर्म को डिस्कस किया था, लाइक दिस। और इसकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। प्रॉपर्टी सिमिलर किस हवाले से? इस हवाले से कि मीन पोजीशन के ऊपर जब ये पार्टिकल्स होंगे तो यहां पर इनकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि इन्होंने इसको क्रॉस करके एक्सट्रीम की तरफ जाना है। और जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पे होंगे तो वहां उनकी वेलोसिटी क्या होगी? वो मिनिमम होगी। तो साइनोसाइडल पीरियोडिक वेव की प्रॉपर्टीज वही हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। इस वजह से कभी आपके पास ये साइनोसाइडल वेव बनी हो और आपसे पूछा जाए कि इस ट्रांसफर वेव में कहाँ वेलोसिटी मिनिमम है और कहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना। और क्या कॉन्सेप्ट था? कि मीन पोजीशन जो होती है वहां पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। और जो पॉइंट हमारा एक्सट्रीम पे होता है, क्योंकि वहां एक बॉडी ने रुकना है, रुक कर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके वापस आना है, वहां उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम। और किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। जहां तक बात डिस्प्लेसमेंट की है, तो मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है और एक्सट्रीम के ऊपर हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये पॉइंट आपको साइनोसाइडल पीरियोडिक वेव के अंदर मिलते हैं।